बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ब्रेव टारगेट के साथ सरदार अमीन जितोई आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, हम बैठे हैं इस वक्त फैसलाबाद का ये घंटा घर है और इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे जो आने वाला बजट है उसमें फैसलाबाद की ताजर बरादरी की क्या तवक्कुआत हैं और उनकी क्या उम्मीदें हैं वफाकी बजट से। हमारे साथ हमारे मेहमानों का मैं आपको तारुफ करता चलूँ। अमीन भट्ट साहब हैं। अमीन भट्ट साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। सुप्रीम अंजुमन ताजरान के नाज़रीन ये चेयरमैन हैं और उनके साथ मौजूद है डॉक्टर सज्जाद साहब। डॉक्टर सज्जाद साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और उनके साथ जवाद असगर साहब। जवाद असगर साहब जो है पाइमा के चेयरमैन है। नाज़रीन, फैसलाबाद की सूत्र मंडी है, सबसे बड़ी एशिया की मंडी, उसके चेयरमैन है। आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। कैसे ठीक ठाक? अमीन भट्ट साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। शुनीद ये है कि आपका ताल्लुक चूँकि हुकूमती जमात से भी है, शुनीद ये है कि आपके छोटे दुकानदारों पर भी टैक्स जो है वो हुकूमत लगाने जा रही है। क्या कहेंगे इस सारे अमल में? क्या समझते हैं कि छोटा दुकानदार इस काबिल है कि वो टैक्स दे सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जितोई साहब। जितोई साहब, आपको इल्म है कि जब से कोरोना आया उसके बाद बड़ा दुकानदार, छोटा दुकानदार, टेक्सटाइल वाले सब समझ लेके ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं तो ये, जिस तरह आपने कहा कि मेरी बस की नून लीग से है, यानी कि हुक्मरान जो हैं शहबाज शरीफ साहब, बिल्कुल वो हमारे नून लीग के ही वज़ीरान बने हैं, तो उन्होंने खुद भी कहा है कि हम आवाम को रिलीफ देंगे। तो रिलीफ उन्होंने देनी चाहिए, क्योंकि तमाम छोटे दुकानदार, ख़ास तौर पर छोटे दुकानदारों की मैं बात करूँगा कि वो पीस चुके हैं। यकीन करें, अगर किसी दुकान के ऊपर 10 मुलाजिम थे ना तो वो 2 आ गए। उसके बाद भी बाद दुकानदार, जिसको हम समझते हैं कि वो एक गाहक भी उनके पास नहीं आता, तो इतना कारोबार तबाह हो चुका है। लिहाजा मैं अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये फैसलाबाद के छोटे ताजरों की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी, अगर आपने इस बजट में अगर कोई टैक्स लगाना भी है ना तो बराए मेहरबानी आप टैक्स ना लगाएं, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि हम आवाम को रिलीफ देंगे। तो बराए मेहरबानी एक तो टैक्स ना लगाएं बल्कि इनको रिलीफ दें। नहीं, अगर हुकूमत छोटे दुकानदारों पर जिस तरह कह रही है, पहले आपके जो साबका फाइनेंस मिनिस्टर से उन्होंने लगा भी दिया था, अगर दोबारा लग जाता है तो क्या करेंगे आप? देखें, टैक्स नहीं लगाना चाहिए। मैं बेशक वो बस की मेरी नून लीग के साथ है, गवर्नमेंट पीडीएम की है, तो मैं पीडीएम के वज़ीर आज़म यानी कि शहबाज शरीफ साहब से जो फैसलाबाद की ताजरों की तरफ से, छोटे दुकानदारों की तरफ से, रिहायशियों की तरफ से मुतालबा करता हूँ कि बराए मेहरबानी ये टैक्स ना लगाएं। अगर टैक्स आप मजबूरन लगाएंगे तो ये अवाम पहले ही पीस चुकी है, तो नहीं मानेगी। नहीं मानेगी। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब, आप चूँकि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं खुद इटसेल्फ बहुत बड़ा इदारा है, आप उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इंडस्ट्री हमारी तबाह हाल हो चुकी है, कहाँ पे खड़ा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से? आप पिछले 2 दिन हुकूमत को अपनी सजेशंस भी देकर आए हैं, तो क्या कोई ऐसी खुशखबरियाँ हैं हमारे लिए, फैसलाबादियों के लिए ख़ास तौर पर, या आपकी इंडस्ट्री के हवाले से? देखिए, बहुत शुक्रिया जितोई साहब। असल में जो सूरत हाल है वो जो आम आदमी एक्सपेक्ट कर रहा है उससे ज़्यादा वर्स्ट है, क्योंकि जो और अभी से नहीं है, काफ़ी देर से है। हमारे पास हमारा इकॉनमी डाउन होती जा रही है, हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं। डॉलर्स ना होने की वजह से पाकिस्तान में हमें इंपोर्ट पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई, क्योंकि अगर ना लगाते तो ये मसला ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाना था। और उस इम्पोर्ट पे पाबंदी लगाने से ये हुआ कि इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल चाहिए था एक्सपोर्ट को चलाने के लिए, वो रॉ मटेरियल भी नहीं आया। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी इंडस्ट्री बंद होनी शुरू हो गई। 50%, 40% से 50% इंडस्ट्री बंद हो गई है। फैसलाबाद जो वो टेक्सटाइल का हब है, 40% को लोगों का, मज़दूरों का रोज़गार टेक्सटाइल से बसता है, और 60% से ज़्यादा एक्सपोर्ट पाकिस्तान की टेक्सटाइल से बसता है। फैसलाबाद इज़ द हब ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और यहाँ पे जब ये सूरत हाल होगी, और वो 3-4 चीज़ें हैं बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एक देखें, पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में जो जिसकी वजह से दुनिया में और भी लोग आपके कंपीटिटर्स हैं, बांग्लादेश ने
दिसंबर में $50 बिलियन की एक्सपोर्ट कर दी, और हमारी हालत ये है कि हम दिन ब दिन कम होते 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 बहुत हमारा जो GDP है वो उसकी जो शरह ग्रोथ है वो 0.4% देख रहे हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि आपकी कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी यहाँ पे बढ़ गई। बिजली के रेट जो हैं वो आप देख लें 122% बढ़ गए, और यूनिट हमारा हम इंटरनेशनल बिजली की वजह से भी, और लेबर जो थी सस्ती पाकिस्तान में दूसरा आंसर, वो भी अब उम्मीद है कि इस बजट में गरीब को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, कुछ ये बढ़ाएंगे। लेकिन उसके साथ वो जो इंडस्ट्री चलाने के लिए था वो जो एज वो भी ख़त्म हो जाएगा। और तीसरा जो था आपकी कॉटन ग्रोइंग एरिया, बहुत बड़ा इशू है। कॉटन आपकी मुल्तान एंड खाने वाला एरिया सारा होता था, वो शुगर केन ग्रोइंग एरिया बन गया है। आपकी कॉटन भी बाहर से आ रही है। जब आपकी सारी चीज़ों की कास्ट बढ़ जाएगी, सुई गैस के रेट्स पहले ही बहुत डबल से भी ट्रिपल हो गए हैं, जब और आपके पास शॉर्टेज है, फौरी तौर पे गवर्नमेंट को ये चाहिए ईरान के साथ वो जो गैस का माहिदा इन पाइपलाइन है उसको रीइंस्टेट करें, ताकि पाकिस्तान के लोगों को गैस अवेलेबल हो सके, इंडस्ट्री को स्पेशली। और उसके साथ साथ जो हमारे बिजली का है, ये दिनों में नहीं काम होगा, हमें सोलर वालों को फैसिलिटेट करना होगा। हमारे इतना डे लाइट है, सोलर से बिजली पैदा हो और विंड से पैदा हो, विंड भी है सोलर भी है। पाकिस्तान खुद कफील हो एनर्जी में, पाकिस्तान खुद कफील हो कॉटन में, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, मजदूर को रोज़गार भी मिलेगा। तो एक साल में हालात तो बहुत ज़्यादा टफ हुए हैं। एक तरफ हुकूमत कह रही है बहुत बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं, दूसरी जानब इतने हैवी टैक्सेस जो हैं वो अप्लाई किए जा रहे हैं। अभी सुन रहे हैं कि गाड़ियों पे भी टैक्स लगने जा रहा है, उसके साथ साथ नीचे सिगरेट तक एक किस्म का हर चीज़ के ऊपर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो कहाँ खड़ा है, कैसे इसको सारी चीज़ को वो कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? फर्स्ट में वहाँ पे जब हम गए इस्लामाबाद, तमाम पाकिस्तान के चैम्बर्स आए हुए थे, सब ने सजेशंस बड़ी अच्छी दी हैं। सबकी सजेशन इसी तरह हैं कि हाउ टू बूस्ट द इंडस्ट्री, लेकिन आगे जो उस पर करना है अमल दरामद वो तो स्टेट ने करना है। वो तो स्टेट ने करना है। स्टेट अभी तक जो है इस हवाले से जवाद असगर साहब, आप चूँकि बहुत बड़ी सूत्र मंडी जिसे कहते हैं कि यहाँ पे अरबों खरबों का बिजनेस होता है, ये धागे की इन्होंने बात की, इन्होंने कपड़े की बात की, आप बराह रास्त इससे आपका एक साल पहले अगर बिजनेस देखा जाए तो बहुत पीक पे था, तो ये साल आपका कैसा गुजरा है और आने वाले साल में हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे दो दोस्तों ने बताया कि ओवरऑल तो हम इस वक्त क्राइसिस में हैं, और क्राइसिस भी ज़्यादा है, मतलब आलमोस्ट 40 to 50% हमारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। और लोकल लूम सेक्टर जो कि पूरे पाकिस्तान को सप्लाई करता है, अगर वो आपका 40 to 50% डिस्टर्ब हो जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि हमारा सिस्टम कैसे चलता है। और फैसलाबाद तो आप देखें ना, हर दूसरा बंदा आपको टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता लगता है। तो एक साल में हर चीज़ का रेट बढ़ा है, देखें बिजली का, गैस का, और प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, डॉलर की शॉर्टेज। डॉलर अब 300 प्लस हो गया ओपन मार्केट। इंपोर्ट बेस हमारा कंट्री है, तो डॉलर जितना महंगा होगा हमारी इंपोर्ट उतनी महंगी होगी। जब इंपोर्ट महंगी होगी और फिर हमारी वो प्रोडक्ट महंगी होगी। प्रोडक्ट इस वक्त सारी महंगी है। हमारा जितना रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल का वो सारा बाहर से आ रहा है, कॉटन बाहर से आ रहा है, टेंसल बाहर से आ रहा है, विस्कोस बाहर से आ रहा है। इनकी प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। तो गवर्नमेंट को फ़िलहाल तो ये चाहिए कि किसी तरीके से डॉलर को कंट्रोल करे, जो जहाँ से हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है, चाइना है या दूसरे मुल्क, उन मुल्कों से डॉलर की बजाय जो हमारा अपनी करेंसी है उसमें बिजनेस करे तो हो सकता है डॉलर हमारे काबू में आ जाए। अदरवाइज जवाब साहब, यहाँ पे आपके अरबों खरबों का बिजनेस होता, पिछले साल बड़ी पीक थी, तो क्या ऐसी क्या वजह बनी इस एक साल में? पीडीएम हालांकि हुकूमत जो है वो बड़ी कोशिश कर रही है कि सारा चीज़ों को बेहतर किया जा सके, लेकिन कहाँ पे आप देखते, कहाँ पे लूप होल, कहाँ पे गलती, कहाँ पे है? जो सियासी हालात हैं वही है ना सर। सियासी हालात मिलजुल के सबको मुल्क का सोचना चाहिए। देखिए, हम पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। हम तीनों बैठे हैं, आप बैठे हैं, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, फिर उसके बाद कुछ है। पाकिस्तान है तो हम हैं। हमें सबको मिलके पहले पाकिस्तान का सोचना चाहिए। पाकिस्तान का सोचेंगे, ये तरक्की करेगा, फिर सब सियासत होती रहेगी। अच्छा, छोटा दुकानदार, आप चूँकि अमीन भट्ट साहब इस हवाले से बड़ा एक्टिव रोल प्ले करते हैं, आप ताजर की सियासत में भी। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे ये देखें ना, यहाँ पे आपकी कॉल पे बाज़ार बंद हो जाते हैं, दुकानें लोग बंद कर देते हैं,
अगर टैक्स के हवाले से जैसे हम बात कर रहे थे, हुकूमत जो है वो रिलीफ नहीं देती। अच्छा, दूसरे मामलात में भी छोटे दुकानदारों को जैसे FBR के मसाइल हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अभी भी काम करने की ज़रूरत है। तो इस सारी चीज़ों को आप हुकूमत को क्या तजवीज़ देंगे कि इस हवाले से बेहतर पॉलिसी लेके आए ताकि तमाम ताजरान जो है FBR में लिस्टेड भी हों और जो टैक्सेशन का मामला छोटे दुकानदारों के ऊपर वो भी टल जाए? देखिए, बात ये है जितोई साहब, जो छोटा दुकानदार भी है ना, टैक्स तो दे भी रहा है, देना चाहता भी है, लेकिन ये जो नए टैक्स निकाल रहे हैं ये वो देना नहीं चाहते। लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि 8 बाज़ारों में ना हर किस्म का कारोबार है, मतलब थोक का भी, परचून का भी, और सबसे बड़ी हमारी जितना मार्केट सूतर मंडी है वो भी है, सबसे बड़ी मार्केट है। तो मैं हुकूमत को ये मशवरा भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अवामी आदमी हूँ, ताजर भी हूँ, इसी 8 बाज़ारों में इलेक्शन में जीता हूँ, और मुझे पता है कि ताजरों को और आवाम को क्या चीज़ मिलनी चाहिए। एक तो जो भी गवर्नमेंट आओ, जिस तरह जवाहर भाई ने बताया कि सियासी पार्टी छोड़े, हमें ये सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के लिए जो भी बेहतर है, उसकी तरक्की के लिए जो भी बेहतर है, हुकूमत को वो करना चाहिए। अल्लाह करे जिस तरह देखे, इलेक्शन तो अब नज़र नहीं आ रहे नहीं, लेकिन मुझे रात की इन्फॉर्मेशन है कि इलेक्शन हर सूरत में अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में हुकूमत अल्लाह करे 9 तारीख को बजट पेश करने के बाद इसका ऐलान जितोई साहब, अल्लाह करे इलेक्शन हो जाए। हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान में वो सियासी जमात आए जो मुल्क का सोचे, अपनी आवाम का सोचे और मुल्क की तरक्की का सोचे। और जिस तरह जवाहर भाई ने बताया कि टेक्सटाइल बंद हो रही हैं, सुई गैस के रेट, बिजली के रेट, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि बजट में टैक्स लगेंगे, अगर इस तरह लगेंगे तो जो भी गवर्नमेंट अभी PDM है तो आवाम तो वोट नहीं देगी, आवाम वोट उसको देगी जो उनको रिलीफ देगा और जो बेहतरियाँ करेगा। तो मैं बेशक मैं कहता हूँ कि मैं साहब का डिप्टी मेयर हूँ और नून लीग का डिप्टी मेयर था, तो उसके बाद भी मैं ये पहले बात करता था कि पहले मैं अवामी ताजर हूँ, उसके बाद मैं डिप्टी मेयर हूँ। मैंने कहा ना कि मैं निचले तबके का ताजर हूँ, मुझे निचले तबके के ताजरों की जो मसले मसाइल हैं ये बड़े लोगों से ज़्यादा पता है, क्योंकि मैं इनमें रहता हूँ। कोई भी मसला आता है, बार साहब आए, हमें ये टैक्स वाला आ गया है, इसको मिले आके, बिजली के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल है, यकीन करें बहुत मसाइल हैं। अगर कोई भी पार्टी या जिस तरह PDM अगर चाहती है कि नून लीग, जिस तरह वज़ीर नून लीग है, अगर नून लीग चाहती है इलेक्शन जीतना, तो वो खाली बातें करने से बात नहीं बनेगी। कुछ ना कुछ नहीं, इनको करना पड़ेगा, आवाम को रिलीफ देना पड़ेगी, तो फिर आवाम मुतमिन होगी। वरना ये बातें हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, 4 साल उसने ज़ाया कर दिए, 5 साल उसने ज़ाया कर दिए, इस तरह नहीं बात बनेगी। IMF 1 साल से जो है वो हमें एक किस्म का धक्के दे रहा है और हम मुसलसल IMF की डील के पीछे पड़े हुए हैं। IMF डील जो है बजट से पहले होती हुई नज़र भी नहीं आ रही। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो बड़े मेरे ख्याल में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की क़यादत में दिन रात ये उनकी बड़ी मेरे ख्याल में अचीवमेंट है कि बगैर IMF के पैकेज के वो बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, कर्ज़े भी वापस कर रहे हैं। अगर IMF डील नहीं होती तो कैसे हुकूमत कैसे फिर रिलीफ देगी टैक्सेशन के मामला में, दूसरे इंडस्ट्री कैसे फूलेगी, फले फूलेगी कैसे? देखें, बड़ी अच्छी बात की लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट ने वहाँ पे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे, खुरम साहब ने भी बात की थी हमारे प्रेसिडेंट ने, कि $4 बिलियन हम बिजनेसमैन LSM वाले आपको देते हैं गवर्नमेंट को, आप 1.1 बिलियन के लिए IMF के पास जा रहे हैं। हमें बताएं आप क्या सहूलतें देंगे, हमें क्या फैसिलिटेट करेंगे। बात यह है कि जो है सबसे बड़ा मसला, हमारे मसाइल एक नहीं है, सबसे बड़ा मसला पहले है आपकी आबादी बहुत चेंज हो गई है, आपकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और कि आपको उस पर भी सोचना होगा, पैरामीटर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, नंबर 1। दूसरा ये है कि आपकी जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से 39%
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में होती थी वो कम हो गई है। फॉरेन रेमिटेंस 32 बिलियन डॉलर से कम होकर 22 पे आ गए हैं। जब आपके ये सारे पैरामीटर्स नहीं होंगे, पैसा नहीं आएगा। लोग इस मुल्क में, पाकिस्तान इज़ ए वेरी गुड कंट्री जहाँ इतना इंसान है, जहाँ पे पैसा भी आ सकता है, जहाँ जो आएगा लगाएगा वो कमाएगा भी। लेकिन हमें आबादी को कंट्रोल करना पड़ेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी। लोग के हम सिक्योर हैं यहाँ बिज़नेस करने में। फॉरेन रेमिटेंस जो पाकिस्तानी बाहर से पैसे भेजते थे, लगाते थे, उन लोगों ने बहुत से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने अब शारजा में और रासकुल खैमा में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी हैं। हमें बहुत पैरामीटर अडॉप्ट करने पड़ेंगे। ये जो रोज़ की ये झगड़े चीज़ें जो हैं, ये कम अज़ कम कारोबारी लोगों के लिए ज़हर कातिल है। कारोबारी लोग इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से कारोबारी लोग सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। कि मैं आज कहना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम में, जिसको गवर्नमेंट कंसिडर नहीं करती। बिजनेस कम्युनिटी बेसिकली इज़ द बेसिक पिलर ऑफ द स्टेट, जिससे सारा निज़ाम चलता है। जब ये निज़ाम नहीं चलेगा, आपकी इंपोर्ट नहीं होगी। आपको कस्टम का रेवेन्यू 80% रेवेन्यू देता है। जब वो रेवेन्यू नहीं आएगा, आपका 19% ऑफ पेट्रोल की बिल कम हो गया। लोगों का जब लोग फारग होते जाएंगे, फिर कैसे निज़ाम चलेगा? ये गवर्नमेंट को ये स्टेप्स ये एक दिन में करने में, रात में नहीं होंगे। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ये अनाउंस भी कर दे तो हम ये फैसिलिटीज़ दे देते हैं, ये टैक्स में रिलीफ दे देते हैं, बजट में रिलीफ दे देते हैं, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। सबसे बेसिक चीज़ ये है कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज़। ना वो गवर्नमेंट के इदारों में चल रही है, ना वो सिस्टम में चल रही है। जो एक अफसर आता है उसकी पॉलिसी ना दूसरा अफसर नहीं चलाता, और जो एक गवर्नमेंट आती है दूसरी उसको नहीं चलाती। जो स्टेट के मुल्क के मफाद की पॉलिसीज़ हैं, उनमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट करे उसे पता हो यहाँ मेरा पैसा सिक्योर है। ये 2 माह का 1 माह का सिस्टम नहीं बनना चाहिए। 2 माह में गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दिया, नहीं। इसको 5-5 साल के बनने चाहिए, ताकि बिजनेस मैन वो अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ होके करे। जवाब साहब आपकी तरफ आऊँगा। जवाब साहब, यहाँ पे आप चूँकि डायरेक्ट सूत्र मंडी को देख रहे हैं, अगर आप बात कर रहे थे कि जी डॉलर का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस वजह से हमारे लिए जो रॉ मटेरियल है उसको मंगवाना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे अगर मिसाल के तौर पर हुकूमत वक्ती तौर पर रिलीफ दे देती है आपको, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इसको एक परमानेंट पॉलिसी की सूरत में आप यहाँ पे अपनी सजेशन भेजें? देखिए, परमानेंट रिलीफ फ़िलहाल तो नहीं हो सकता कोई भी, क्योंकि हमारा जो कॉटन का है ना रॉ मटेरियल, वो कॉटन है जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, जो अच्छी कॉटन है। वो तो यहाँ तो ये है कि आप अपने मुल्क में अच्छी कॉटन बनाएं। जैसे इस दफ़ा सुना है कि गंदम बहुत अच्छी आई है, पर एकड़ 60 मन के करीब आई है। कॉटन हमें चाहिए, उसमें उसके साथ हमें टेंसल चाहिए, वो भी बाहर से इंपोर्ट होता है। उसके बाद भी हमें विस्कोस चाहिए, वो भी हम बाहर से इंपोर्ट होता है। फिर पॉलिस्टर चाहिए, वो भी बाहर से इंपोर्ट होता है। ये 4 चीज़ें हैं। अगर आप इधर इंडस्ट्री लगा लें ये सब चीज़ों की, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और हमारा जो रेवेन्यू है वो भी बच जाएगा। लेकिन मेन हमारी जो इंपोर्ट है वो चाइना से। अब आपने कल मैं सुन रहा था कि चाइना ने ब्राज़ील के साथ भी उनके अपनी करेंसी में ट्रेड शुरू कर दिया। अच्छा शुनी, तो यहाँ पर भी ऐसे है कि अगर चाइना की करेंसी में ये कुछ करने जा रहे हैं कि ये मेरा ख्याल है हमारी करेंसी इतनी वीक है दिन ब दिन कि वो एग्रीमेंट हो नहीं पा रहा। तो अगर हमारा अभी इसी तरह हो जाए तो हम डॉलर से बेहतर हो सकता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ है, आपको यहाँ पे इंडस्ट्री लगानी है। जब आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो फिर ही है, अदरवाइज इसका कोई फौरी सोल्यूशन आपको नज़र नहीं आ रहा। प्रोग्राम के आखिर में मैं अमीन भट्ट साहब, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो करे जिससे आपका, जिसे कहते हैं वोटर भी आपकी तरफ बढ़े? और ये सारे कहा जा रहा है कि जी घी जो है वो जी डायरेक्ट 300 रुपये नीचे आ रहा है, पेट्रोल जो है वो 170-80 पे लाया जा रहा है। क्या ये सच बातें हैं या ये सिर्फ वो वादे तिफल तसल्लियाँ हैं सिर्फ? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि हो रहा है, वो कह रहे हैं। मैं तो सीधा सा बंदा हूँ, ताजिर भी हूँ, छोटा ताजिर, क्योंकि आप एमपी के उम्मीदवार भी हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये हुकूमत ऐसा करने जा रही है या देखिए, फिर तो जिस तरह हमारी गवर्नमेंट, हमारे वज़ीर साहब ये कह रहे हैं कि हम रिलीफ बहुत सारी देंगे, जिस तरह उन्होंने रिलीफ पेट्रोल की शक्ल में दी भी है,
और मजीद पहली तरीक को 18 रुपये लीटर सस्ता हो रहा है। तो इस तरह जो कह रहे हैं अगर वो कर गए तो इंशाल्लाह अवाम को सिर्फ रिलीफ चाहिए, चाहे कोई भी अच्छा वज़ीर-ए-आज़म आ जाए। जो अवाम को रिलीफ देगा, ताजिरों को रिलीफ देगा, गरीबों को रिलीफ देगा, इंशाल्लाह हमारी दुआ भी ये है कि वो ही गवर्नमेंट बने, उस पार्टी की गवर्नमेंट। बेशक मैं नून लीग का हूँ, मैं कहता हूँ जो भी वज़ीर-ए-आज़म या जो भी पार्टी का सरबराह रिलीफ देगा अवाम को, ताजिरों को, गरीबों को, तो इंशाल्लाह उसको कामयाबी होनी चाहिए। हमारी दुआ भी ये है। आप समझते हैं कि वो बेहतर होगा? डॉक्टर साहब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बहुत सारे मसाइल थे आपके आने से, उनमें काफ़ी हद तक हमने कमी भी देखी है। आपने चीज़ों को बड़ा अग्रेसिवली ट्रीट भी किया है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पर मसाइल तो ताजरों की जारी बात है, उनकी जो एक मेंबरशिप के हवाले से हो जाए या दूसरे तीसरे मामला हो जाए, ये तो बिल्कुल एक लोकल मामला हैं। लेकिन फैसलाबाद का चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो अगर आने वाले बजट में भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता, आप समझते हैं कि आपके साथ फिर ज्यादती होती है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या दोबारा एजिटेशन या हड़ताल की तरफ जाएगा? देखिए, बात यह है कि अपने मुल्क का नुकसान नहीं करना चाहिए। मैं इस बात के हक में नहीं होता। मैं कहता हूँ जो मसाइल हैं उनको डायलॉग से होना चाहिए। बेस्ट वे होता है डायलॉग। डायलॉग से अगर नहीं हल होते तो फिर वो ना आप अपने मुल्क को ही नुकसान पहुँचाएंगे, स्टेट को। वो उसका ये तरीक़ाकार होता है कि फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और फिर उनको स्टेप वाइज हल करें। जिस तरह मैंने पहले बात की कि यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ भी होनी चाहिए। ये पाकिस्तान किसी एक का नहीं है। जब हम इसको कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट फलां ने बनाया था, इसको ख़त्म करना है, वाई? अगर वो अवाम के मफाद में है तो वो नहीं चलना चाहिए। जो चीज़ गलत है वो ख़त्म होनी चाहिए। जो चीज़ पॉलिसीज़ अच्छी बनी है तो वो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट यहाँ बना, एक बनाता है, दूसरा आता है, वो ख़त्म कर देता है। इस तरह निज़ाम नहीं चल सकता। ये आपने भी 2 दिन वहाँ गुजार के आए हैं, आप बड़ी सजेशन, आपके सारे पूरे पाकिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग वहाँ पे जमा थे। कोई ऐसी चीज़ जो आपको नज़र आई हो कि आने वाले वक्त में फैसलाबाद के लिए तो बेहतरी हो सकती है या अमूमी तौर पे हमारे आम जो ताजर बरादरी उसके लिए बेहतर हो सकती है? ये जो हमने उन्हें कहा है कि देखें, अभी तो ये सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई है कि जो उनको रिफंड मिलता था टैक्स का वो भी नहीं मिल रहा। वो आप फौरी तौर पे करें ताकि उनके पास वही पैसा है, उसी पैसे से लोग काम कर रहे थे। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ गया। लोगों का पैसा लोगों को वापस करें इन टाइम। और ये जो लगाया था इन्होंने टैक्स पिछले 1 साल के लिए, ये वो टैक्स जो है दोबारा ना लगाएं आप, वो दोबारा ना लगाएं। आपने 1 साल के लिए लगाया था, इसको दोबारा ना लगाएं। और जो आपने पॉलिसीज, आपके जो एलसीज हैं, जो बिजनेस जो आपके एक्सपोर्ट, इस वजह से भी डॉक्टर साहब कहा जाता है कि डॉलर का रेट बढ़ा है। इससे प्रोग्राम की वसातत से कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसीज़ बनाने वाले सही पॉलिसीज़ हों तो यकीन माने, आज मैं आप मेरा बेसिकली तल्लक है पोल्ट्री इंडस्ट्री से। आज 600 रुपये चिकन सिर्फ पॉलिसी की वजह से बिक रहा है। फार्मर को 250 रुपये में फार्मर को भी कुछ पैसे बचते थे और लोगों को भी रिलीफ था। ये इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया, उन्होंने 3 दिन में सोयाबीन मंगवा ली मील, और हमने उसको बंद कर दिया। इंडस्ट्री भी तबाह हो गई। अब 600 में ना फार्मर को कुछ बच रहा है और ना यही सेम पैटर्न टेक्सटाइल में है, सेम पैटर्न बाकी इदारों में है। लोगों की पॉलिसी साज जो है वो सिर्फ बजट में नहीं है। मैं कहता हूँ फॉर गॉड सेक थ्रू आउट द ईयर राब्ता होना चाहिए और पूरी पॉलिसी मैटर डिस्कशन होनी चाहिए। एक रात में रातों रात आप रिलीफ दे भी देंगे, वो उसको सस्टेन नहीं कर सकते। परमानेंट पॉलिसीज, सस्टेनेबल पॉलिसीज नहीं होगी। आप समझते हैं कि प्रोग्राम के आखिर में जवाब साहब आप क्या कहेंगे कि आपके, मैं देखता था यहाँ पे सूत्र मंडी बड़ा रश अभी भी होता है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो आज से 1 साल पहले आपका पूरी की पूरी सूत्र मंडी बड़े अच्छे हालात में थी। यकदम ऐसे क्या परेशानी ने डेरे डाले? क्या आप भी इसी चीज़ से अफेक्टेड हैं, ये जो सियासी सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हम भी इसी चीज़ से इफेक्ट हैं। और जबकि जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि 40% अगर इंडस्ट्री बंद है तो 40 to 50% तो हमारा पे बिज़नेस कम हो गया ना। तो जो अब इंडस्ट्री चल रही है इसमें एक चीज़ बहुत ख़तरनाक है, जो छोटे इंडस्ट्री वाले थे ना वो ख़त्म हो गए और वो लोग बेरोज़गार हो गए।
अब बड़ी इनको जो ऊपर लाने के लिए क्या आप कोई ऐसा लाए? अभी तो जो बड़ी इंडस्ट्री वाले हैं वो भी क्राइसिस में है, तो गवर्नमेंट को जो चाहिए कि फ़िलहाल तो जो फौरी तौर पे कर सकती है वो प्राइसेस कम कर सकती है। अगर बिजली की प्राइसेस फौरी कम हो सकती हैं तो वो करनी चाहिए, अगर नहीं तो जैसे अब ये कह रहे थे कि सोलर, अगर हर फैक्ट्री वालों को आप इंस्टॉलमेंट पे सोलर प्रोवाइड कर दें तो उससे भी आपका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बैंक मार्कअप इस वक्त 23+ काइबर है, तो 26-27% पे तो कोई भी आदमी जो है ना सोलर पे लाने के लिए भी आप समझते हैं हुकूमत को जो है वो सब्सिडी देनी चाहिए और साथ में सब्सिडी ना दे मगर आपको इजी इंस्टॉलमेंट कर दे विदाउट मार्कअप। अच्छा, विदाउट मार्कअप। उससे ये होगा कि जो इंडस्ट्री है वो देखें आपका 50% के राउंड बोर्ड तो बिल जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का ही होता है ना, उससे ज़्यादा ही होता होगा। तो जब आप उनको सोलर पे ले आएंगे और आप उनको कहेंगे कि ये आपकी 2 साल की इंस्टॉलमेंट है, 3 साल की, क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, किसी भी फैक्ट्री को लिए 5, 7, 10 करोड़ मिनिमम जो है ना उसको चाहिए, तो अगर आप उनको इंस्टॉलमेंट में कर दें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा और वो सर्वाइव कर जाएंगे इजीली। सेक्टर में भी इससे एक और रिवाइवल भी आ सकता है। देखिए ना आपकी जो एक एनर्जी का है सर्कल डेट, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ी अच्छी सजेशन थी। नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि तीनों जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं वो फुली फोकस्ड हैं कि फैसलाबाद का जो ताजर है वो पूरे मुल्क की तरह वो भी परेशान है, इंडस्ट्री जो है बदहाल है, और ख़ास तौर पर ये टेक्सटाइल का सिटी था, लेकिन आज तकरीबन 50% के करीब जो इंडस्ट्री है वो बंद हो चुकी है। इन तीनों साहबान का यही कहना है कि हुकूमत ऐसी ठोस किस्म की पॉलिसी सामने लेके आए जिससे आम आदमी को ना सिर्फ रिलीफ मिले बल्कि कुल वक्ती तौर पर जो है पूरा का पूरा ताजर बरादरी जो है वो इससे मुस्तफ़ीद भी हो सके। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।